और स्वागत करते हैं। मैं सभी आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और अन्य गणमान्य अतिथियों से आग्रह करता हूं कि वो मंच पे और अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे ऑनरेबल जस्टिस श्री विवेक सिंह ठाकुर जी, ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज श्री पुरेंद्र वैद्य जी, ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर बिलासपुर श्री पंकज राय जी, हमारे बीच में उपस्थित हैं अधिवक्ता परिषद के स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट श्री अविनाश शर्मा जी, जनरल सेक्रेटरी श्रीमती सिंह चंदेल जी, हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री डी.आर. शर्मा जी जो कि जिला बिलासपुर संघ के प्रधान हैं। मैं सभी गणमान्य व्यक्तियों का इस कार्यक्रम में आने के लिए हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इसके साथ आज के कार्यक्रम में मैं अधिवक्ता परिषद हिमाचल प्रदेश की तरफ से जितने भी ऑडियंस यहाँ आए हैं उन सबका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। अब मैं हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ऑनरेबल जस्टिस श्री विवेक सिंह ठाकुर जी से अनुरोध करता हूँ कि वो दीप प्रज्वलित करके आज के कार्यक्रम का शुभारंभ और हमारे डिप्टी कमिश्नर बिलासपुर से भी आग्रह करता हूँ कि वो भी दीप प्रज्वलन के लिए। धन्यवाद सर। अब मैं अनुरोध करता हूँ मधु जी और शैलजा जी से कि वो अपनी टीम के साथ मंच पर आए तथा वंदे मातरम का गान करें। सीट पे खड़े हो जाएं और वंदे मातरम गान करें। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयजशीतलाम्, 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 वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मल
करूँगा श्री राजेश शर्मा जी से, जो कि हमारे राष्ट्रीय अधिवक्ता परिषद के एग्जेक्टिव मेंबर हैं, कि वो मंच पर आएँ और आज के मुख्य अतिथि श्री विवेक सिंह ठाकुर जी, ऑनरेबल जस्टिस HP हाई कोर्ट को सम्मानित करें और हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्मानित करें। अब मैं अनुरोध करता हूँ श्री विजय जागल अब मैं अनुरोध करता हूँ अधिवक्ता परिषद हिमाचल प्रदेश के माननीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री अविनाश शर्मा जी से कि वो मंच पर आए तथा अपना संबोधन। और ये किसी भी उसके मोहताज नहीं पंचायत है। इनसे हमने जब भी कभी किसी कार्यक्रम के लिए कभी भी इनसे आग्रह किया तो इनका आशीर्वाद, इनके हमारे को मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है। आज के इस कार्यक्रम में भी इन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर हमारे छोटे से आग्रह पे हमें एकदम से हाँ कर दी और आज के कार्यक्रम में आए और हमें अब ये अपने शुभ आशीष से आशीर्वाद देंगे। तो इनका मैं आज के इस कार्यक्रम में अधिवक्ता परिषद प्रांत की तरफ से बहुत ही अभिनंदन और इनका स्वागत करता हूँ। इसी तरह आज के इस कार्यक्रम में हमारे मध्य में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और चेयरमैन लीगल सर्विस अथॉरिटी के श्री पुरेंद्र वैद्य जी हैं। इन्होंने भी हमारे इस कार्यक्रम में आके आज हमारा सम्मान बढ़ाया है, तो इनका मैं धन्यवाद और इनका स्वागत करता हूँ। इसी तरह से आज के इस कार्यक्रम में हमारे मध्य में जिलाधीश महोदय श्री पंकज राय भी उपस्थित है और इनका भी मैं अधिवक्ता परिषद हिमाचल प्रांत की तरफ से स्वागत करता हूँ। हमारे मध्य में स्वामी जी तीर्थानंद जी वो अभी आए नहीं, उन्होंने भी आने के लिए हमें आश्वासन दिया है, तो वो भी हमारे बीच में उपस्थित होंगे। और हमारे मध्य में जो है इस समय और जितने भी मेरे ख्याल जुडिशियल ऑफिसर जो भी कोई यहाँ उपस्थित है, मैं सभी उनका भी इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। हमारे मध्य में प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार बिलासपुर के श्री DR शर्मा जी उपस्थित है, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। इसी तरह से हमारे बीच में नरेंद्र ठाकुर जी वाइस चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश, वो भी उपस्थित है, तो उनका भी स्वागत करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे मध्य में विभिन्न स्कूलों से आए हुए हमारे छात्र और जो लॉ की पढ़ाई और दूसरी पढ़ाई कर रहे हैं, उनका भी मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। हमारे मध्य में यहाँ इस समय अधिवक्ता परिषद के विभिन्न जिलों से, यूनिट से आए हुए पदाधिकारी और कार्यकर्ता है और बिलासपुर की बार के सदस्य और दूसरे जितने भी हमारे बंधु भगिनियाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, उन सभी का मैं स्वागत करता हूं और उनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। हमारे मध्य में प्रेस बंधु, प्रशासन के अधिकारी और पुलिस के अधिकारी और जितने भी लोग उपस्थित हैं, उन सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में, संविधान दिवस के कार्यक्रम में, मैं थोड़ा सा अधिवक्ता परिषद के इतिहास या इसके थोड़ा सा छोटा संक्षिप्त परिचय दूंगा, क्योंकि सारे लोग हमारे में जितने मैं जानता हूं कि ये हमारे मध्य में ऑनरेबल जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर जी के उनके आशीर्वाद, उनकी बात को सुनना चाहते हैं।
अधिवक्ता परिषद का जैसे न्याय एवं धर्मा, इसका अभिप्राय ये कि अधिवक्ता परिषद का कि पूरे भारतवर्ष में हर एक गरीब, हर एक लोग तक जो है अधिवक्ता परिषद जो न्याय का जितना भी वो पहुंचा सके। अधिवक्ता परिषद का इतिहास, अधिवक्ता परिषद कैसे बनी है, इस बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि मेरे बीच में कई अधिवक्ता परिषद के लोग हैं, वो तो इस बारे में जानते हैं, पर कुछ नए जैसे विद्यार्थी और लोग हैं, उन्हें बताना चाहूँगा कि अधिवक्ता परिषद का जो इसकी शुरुआत जो हुई थी, क्योंकि 1975 से 1977 के बीच में जब देश में इमरजेंसी लगी थी, उस टाइम राष्ट्रवादी विचारधारा के वकीलों ने इस बारे में सोचना शुरू किया था कि क्यों एक संगठन बनाकर इसी क्योंकि उस समय हुआ क्या था कि उस समय जैसे प्रेस की आज़ादी पर जो बिल्कुल नियंत्रण हो गया था, प्रेस की आज़ादी, और दूसरे जैसे भी सामाजिक कार्यकर्ता है और दूसरे हमारे राजनीतिक कार्यकर्ता, इन सारे लोगों को कहीं जेल में डाल दिया, कुछ इस तरह से कारावास में डाल दिया था। इस वजह से फिर जो अधिवक्ता परिषद बंधु थे, उन्होंने इस बारे में सोचा। इस समय के दौरान जैसे पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय वकील संघ सहित विभिन्न वकीलों संगठन ने गठन किया। 1970 में इसकी शुरुआत की थी। महाराष्ट्र में भी नागपुर में 1980 में यूनियन लॉयर्स संगठन का गठन हुआ था। इसी तरह से 1987 में केरल में एर्नाकुलम में भारतीय अभिभाषक परिषद का गठन किया गया था। उत्तर प्रदेश में 1992 में अधिवक्ता परिषद का गठन किया गया था। आखिर में अंततः दत्तोपंत ठेंगड़ी, जो एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक और राष्ट्रीय समाज सुधारक थे, उनके प्रयासों से और उसी विचारधारा के प्रयासों के जो वकील बंधु थे, उन सब ने ये करके अधिवक्ता परिषद का जो संगठन जो है, अधिवक्ता परिषद का जो गठन किया था, वो सितंबर 1992 में इसका जो है उस टाइम सारे जितने भी पूरे प्रदेश के जितने संगठन अधिवक्ता परिषद के उसमें उनका गठन किया गया था। तो इसका संगठन जो अधिवक्ता परिषद का जो संगठन हुआ था, फिर ये जो है ये अब क्योंकि पूरे इस टाइम जो अधिवक्ता परिषद हर प्रांतों में हर जगह इसकी इकाइयाँ हैं और कार्य कर रहे हैं, परंतु जो अधिवक्ता परिषद का मेन दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने जो उनके प्रयास से और दूसरे जो इसी विचारधारा के वकील बंधुओं के उससे हुआ था। अब अधिवक्ता परिषद का जो संगठन है, ये इसका संगठन जो है जैसे राष्ट्रीय स्तर पर संगठन अधिवक्ता परिषद का है। जैसे अधिवक्ता परिषद को अगर हम छोटी परिभाषा में बोलेंगे तो एबीपी बोलते हैं इसको। तो इसका जो मुख्यालय है जो वो दिल्ली में। अधिवक्ता परिषद का जो मेन इसकी जो संगठनात्मक जो है, उसमें जैसे अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं और अखिल भारतीय स्तर पर उसमें फिर संगठन के जो संगठन मंत्री होते हैं, वहाँ जो फिर कोषाध्यक्ष होंगे, उप कोषाध्यक्ष सदस्य कार्यकारिणी होते हैं। इसी तरह से इसकी इकाइयाँ प्रांतों में होती है, प्रांतों में भी इसी तरह से इस संगठन का जो है प्रांतों में भी इसी तरह से पदाधिकारी जो दायित्व उनको दिए जाते हैं। प्रांतों के बाद अब इसमें यूनिट लेवल पे भी हर जगह इसका अधिवक्ता परिषद का जो है वो गठन हो चुका है। अब अधिवक्ता परिषद का जो मैं अधिवक्ता परिषद में जो है संगठन, इसमें जो है हमारे जो शुरू में थे, जैसे HR खन्ना जी, ई वेंकट रमैया जी, रामा नेहरा, जितेंद्र वीर गुप्ता जी, UR ललित जी, राम जेठमलानी जैसे विद्वान अधिवक्ता जो इसमें इस संगठन से जुड़े रहे, इसमें से शुरू में अध्यक्ष भी रहे। तो इस तरह से अधिवक्ता परिषद जो है, अधिवक्ता परिषद का मैंने आपको ये बताया है कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रांत पे यूनिटों पे किस तरह से इसका वो है। अब अधिवक्ता परिषद क्या करती है? अधिवक्ता परिषद का जो मेन कार्य क्या है? अधिवक्ता परिषद का ये नहीं हमें सिर्फ वही कहना, अधिवक्ता परिषद का मेन कार्य ये भी है कि हमें सामाजिक संगठनों से, जैसे सामाजिक है, किसी गरीब है, वंचित है, उसको हर तरह से वो उनको जो है कानून के बारे में या उनको न्याय जैसे किस तरह से दिलाया जाए। इसलिए जो अधिवक्ता परिषद के जो है न्याय के अंदर चलता है। न्याय के अंदर में क्या होता है? न्याय के अंदर में जैसे कोई वरिष्ठ अधिवक्ता बैठेंगे, उनके साथ और अधिवक्ता बैठेंगे, वहाँ उन न्याय केंद्रों में जो फ्री में उनको
सलाह मशवरा दिया जाता है। और उसमें ये होता है कि जैसे सपोज करो किसी अधिवक्ता न्याय केंद्र में किसी कोई लिटिगेंट आता है, उसे सलाह मशवरा दिया, उसे राय दी, तो वो उसका केस नहीं लड़ेगा, क्योंकि अधिवक्ता परिषद का ये कि वो उसे राय देगा, उसे समझाएगा कि इस तरह से आपका इसका निर्माण हो सकता है। अब मैं आपको हिमाचल प्रांत में जो इस वक्त आप जहाँ ये कार्यक्रम चल रहा है उसका न्याय केंद्र जो है, यहाँ सिर्फ एक बिलासपुर में ही हिमाचल प्रांत में न्याय केंद्र का जो खोला गया है, जो अभी पीछे थोड़े अर्सा पहले ही हुआ था। अब दूसरा इसमें कानूनी सहायता केंद्र या जागरूकता केंद्र, कानूनी सहायता केंद्र और जागरूकता केंद्र में भी यही जो मैंने आपको बताया था, वहाँ भी इसी तरह से अधिवक्ता बंधु जो है ये लोग कहीं भी जैसे गांव में वहाँ कहीं भी जाएंगे तो लोगों में जागरूकता करेंगे, कोई अपने कार्यक्रमों के माध्यम से या जैसे कुछ पंचायतों के साथ मिलकर इस तरह से जागरूकता के ये चलती है। संगोष्ठी कार्यशाला अधिवक्ता परिषद का एक आयाम ये भी है, संगोष्ठी कार्यालय। संगोष्ठी में क्या होता है कि संगोष्ठी उसमें भी जैसे आपस में जैसे वर्कशॉप लगती है, बल्कि अभी हमें भी जैसे हम क्योंकि अधिवक्ता परिषद क्या करते हैं, जैसे कार्यशाला लगातार की उससे अधिवक्ता परिषद के जितने में हमारे अधिवक्ता बंधु हैं उनमें एक समन्वय बने और उनमें जो अधिवक्ता परिषद के कैसे उस बारे में संगोष्ठी और कार्यशाला होती है, कार्यशाला चलती है। अभी बल्कि हमारे क्योंकि हिमाचल का जो प्रांत का ये भी 4 विभागों में बांटा गया। अभी थोड़ा दिन पहले एक विभाग की कार्यशाला जो है हमारे हमीरपुर में हुई थी, तो उसमें भी 2 दिन की थी, उसमें बहुत अच्छा वो रहा था। इसी तरह से अधिवक्ता परिषद का एक आयाम और स्टडी सर्कल। स्टडी सर्कल को अधिवक्ता परिषद में वैसे इसे ये मानते हैं कि स्टडी सर्कल जो है अधिवक्ता परिषद का जो मेन रीढ़ की हड्डी बोलो या बैकबोन बोलो। स्टडी सर्कल से क्या करते हैं, स्टडी सर्कल में क्या होता है, जैसे हमारे जो विभिन्न यूनिट है, इकाइयाँ हैं, जैसे हाई कोर्ट ले लो, हाई कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ले लो या छोटे न्यायालय ले लो, वहाँ स्टडी सर्कल में जैसे हमारा अधिवक्ता परिषद के क्या करते हैं, कोई उस न्यायालय का उस बार में जैसे कोई सीनियर अधिवक्ता है, जैसे मान लो किसी को कोई क्रिमिनल का एक्सपर्ट है तो उससे उसका लेक्चर उसमें कराते हैं हम लोग, ताकि जितने हमारे नए अधिवक्ता बंधु भगिनियाँ जो भी आते हैं उसमें उनको ताकि पता चल पड़े। अगर एक हमारे जैसे सीनियर क्रिमिनल का लॉयर है, सिविल का लॉयर है, कोई कंज्यूमर की किसी को कोई डोमेस्टिक वायलेंस में, कोई फैमिली मैटर में है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ उसमें की जाती है। और हिमाचल प्रांत में स्टडी सर्कल का जो है तकरीबन हर जगह जितनी इकाइयाँ, वहाँ जो महीने में एक दिन स्टडी सर्कल का कार्य होता है। और इससे हमें एक तो हम अधिवक्ता परिषद के अपने विचारों को आगे और अधिवक्ता परिषद के कार्यों को आगे लेते हैं। अब जनहित याचिकाएं, जैसे जनहित याचिकाएं PIL वगैरह ये भी अधिवक्ता परिषद करते हैं। जैसे कोई सामाजिक समस्या है, कोई कुछ भी हो रहा है, जैसे हम लोग हमारी जब बैठकें भी होती हैं उसमें मुद्दों को उठाते हैं, ये सारी क्योंकि जनहित याचिका जितनी PIL है वो हाईकोर्ट में होती है, तो हम लोग क्या करते हैं उस बारे में अपने जो हमारे हाईकोर्ट के यूनिट के जो हमारे मेंबर है, सीनियर दूसरे मेंबर है, उनके साथ ये डिस्कस करते थे PIL किस तरह की जाती है जनहित याचिका। और फिर अध्ययन और अनुसंधान समूह में अधिवक्ता परिषद क्या करते हैं, इसमें जैसे थिंक टैंक या कुछ अपने नए आयाम जो हमें लगता है, जैसे कुछ नई कोई चीज़ें, जैसे हमारे जब विचार विमर्श करते हैं उसमें कोई हमारे सीनियर एडवोकेट को उसमें नए भी अधिवक्ता होते हैं, तो नए उसमें जैसे किस तरह से उस तरह से इस कार्य को किया जाता है। और एक जो न्याय परिवार भी अधिवक्ता परिषद का एक न्याय परिवार एक अधिवक्ता परिषद की पत्रिका ये आती है कि इस न्याय परिवार में जो है क्या, जैसे मैं यहाँ जितनी भी हमारे अधिवक्ता जिन्हें इस बारे में वो अपने कोई आर्टिकल लिख के दे सकते हैं उसमें आर्टिकल, क्योंकि न्याय परिवार में जब हम आर्टिकल देंगे तो आर्टिकल छपेगा। और न्याय परिवार जो है यह अधिवक्ता परिषद की ऐसी पत्रिका, ये मेरे ख्याल पूरे भारतवर्ष में हर जगह इसका वितरण होता है। तो न्याय परिवार के उससे भी हम इस तरह से कई मुद्दे, जैसे कई चीज़ों को हम उठाते हैं, इन चीज़ों को। तो अधिवक्ता परिषद की ये मैंने आपको ये अधिवक्ता परिषद क्या करते हैं इस बारे में हमने आपको बताया है। अब जैसे हिमाचल प्रांत का है, हिमाचल प्रांत में
क्योंकि कोविड के कारण हम जैसे फिजिकल नहीं कर रहे थे, तो उस टाइम हिमाचल प्रांत की अधिवक्ता परिषद का जैसे हमारे लेक्चर सीरीज शुरू की थी हम लोगों ने, तो लेक्चर सीरीज का जो था ऑनलाइन हमने बहुत अच्छी वो लेक्चर सीरीज की। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मुझे खुशी भी होती है कि अधिवक्ता परिषद ने कोविड के टाइम में बहुत ही सराहनीय काम किया है। कुछ अधिवक्ता बंधुओं ने हॉस्पिटल के जो हमारे भाई बंधु के साथ मिलकर कहीं किसी को दवाइयों की जरूरत है, कहीं गैस की जरूरत है, बहुत इस तरह से जब हमारी बैठकें चली तो उसमें ऐसे कार्य किया, कहीं किसी को भोजन का वितरण किया गया। इस तरह के भी अधिवक्ता हिमाचल अधिवक्ता परिषद जो प्रांत थे और लोकल हमारे जो है वहाँ इस तरह के। और दूसरा अभी पीछे हमारा स्थापना दिवस था अधिवक्ता परिषद का, तो उसमें भी हम लोगों ने एक अधिवक्ता परिषद में हमारी जब हुआ था उसमें हमारा ये हुआ था, क्योंकि जैसे 75वां आज़ादी का अभी तो उत्सव चल रहा है, तो हम लोगों ने वृक्षारोपण जो है बहुत ही यूनिटों में जो है ये उस तरह से 75 पौधों का वो किया था। और उसमें बल्कि अधिवक्ता परिषद में इस बार ये निर्णय लिया था कि क्वांटिटी की जगह हम क्वालिटी और उन पौधों को जितने हम लगाए उन पौधों को हम कैसे आगे सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि उस बारे में भी काम किया है। तो इस तरह से बल्कि एक अभी हमारा जो अधिवक्ता परिषद का जैसे राष्ट्रीय कार्यकारिणी का होता है 3 वर्ष के बाद, तो क्योंकि कोविड की वजह से बार हमारा जो है वो 26 दिसंबर से 28 तक जो है कुरुक्षेत्र में उसका कार्यक्रम भी होगा। तो मैं अब ज़्यादा न कहते हुए, क्योंकि सारे लोग आतुर होने की हमारे जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर जी, क्योंकि ये इनको तो हम अपने अधिवक्ता परिषद का मैं तो भीष्म पितामह या जो भी कहे, क्योंकि इनका बहुत मार्गदर्शन हमें मिलता है। इनसे हम जब भी किसी चीज़ के लिए बोलते हैं तो ये इन्होंने कभी हमें निराश नहीं किया और हमें हर तरह से सहयोग किया। तो मैं ज़्यादा नहीं आते हुए अगली कार्रवाई मंच का होता। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं अनुरोध करूंगा ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर बिलासपुर श्री पंकज राय जी से कि वह मंच पे आए और अपने विचार दें। Honorable Mr. Justice Vivek Singh Thakur ji, Judge Honorable High Court of Himachal Pradesh, respected District and Session Judge Shri Purinder Vaidya ji, Shri Avinash Sharma ji, Working President Adhivakta Parishad Himachal Pradesh, Shri Udit Singh Chandel ji, General Secretary Adhivakta Parishad Himachal Pradesh, Shri D.R. Sharma ji, President District Bar Association Bilaspur, members of the legal fraternity, यहाँ पर उपस्थित बच्चे और फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया। सर्वप्रथम मैं अधिवक्ता परिषद का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बिलासपुर में इस बार कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करने का निर्णय लिया। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और मैं ये इस बात पे भी इनका धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया और आप लोगों से मिलने का मौका दिया। ऐसा सभी को मालूम है आज 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा अडॉप्ट हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। फाइनली जो इम्प्लीमेंट हुआ था, इफेक्टिव हुआ था, वो 26 जनवरी 1950 से हुआ था। इस कॉन्स्टिट्यूशन डे पे पूरे प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में आज सेलिब्रेशन हो रही है और मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि डिप्टी कमिश्नर की इन्होंने आज यहाँ स्टेट लेवल का फंक्शन किया और ख़ासकर इस कार्यक्रम में जो हमारे न्यायाधीश हैं ऑनरेबल जस्टिस वो यहाँ पे आए हैं और उनके विचार सुनेंगे डिटेल में। मैं खासकर बच्चों से आग्रह करूँगा कि आज का ये जो दिवस है, जिसको हम संविधान दिवस भी कहते हैं, इसमें आप जरूर जो भी आपको यहाँ पे बताया जाए, जो समझाया जाए, इसको जरूर डेलीब्रेट करें घर जाकर अपने साथियों के साथ भी, ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पोर्टेंस है उसको समझा जा सके। मैं पुनः जो अधिवक्ता संघ है और खासकर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का, जिनका हमेशा सहयोग रहा है पिछले मेरे टेन्योर में 1.5 साल में, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि काफ़ी संख्या में एडवोकेट्स आए हैं और मैं समझता हूँ कि ये जो कार्यक्रम है बड़ा सफल कार्यक्रम हुआ है और होगा भी। पुनः सभी का धन्यवाद, विशेषकर जस्टिस साहब का जो स्पेशल शिमला से फंक्शन करेंगे। थैंक यू सो मच।
हमारे बीच उपस्थित हैं श्री स्वामी श्री तन्मया जी नंदा जी, सेक्रेटरी रामकृष्ण मिशन। मैं इस कार्यक्रम में उनका आने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के हमारे की स्पीकर ऑनरेबल जस्टिस श्री विवेक सिंह ठाकुर जी से अनुरोध करता हूं कि वह मंच पे आएं तथा आज के कार्यक्रम में जो हमारे मैं अनुरोध करता हूँ माननीय डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सर्जन जज बिलासपुर श्री सुरेंद्र गर्दे जी से कि वो मंच पे आए तथा अपना विचार। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय न्यायमूर्ति श्री विवेक सिंह ठाकुर जी, जज माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश, डिप्टी कमिश्नर बिलासपुर श्री पंकज जी, बी.आर. शर्मा, प्रधान बार एसोसिएशन बिलासपुर, अधिवक्ता परिषद की कार्यकारिणी और अन्य सदस्य, यहाँ उपस्थित अधिवक्ता, प्यारे बच्चों, देवी और सज्जनों, आज मुझे माननीय न्यायमूर्ति महोदय की ओर से आदेश हुआ कि आपके समक्ष कुछ विचार साझा करें इस संविधान दिवस पर। तो मैं उनके आदेश को नहीं टाल सकता। वो मेरे बहुत करीब और भाई के समान हैं, तो उनके आदेश पर आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और मैं धन्यवाद करता हूँ अधिवक्ता परिषद का मुझे यहाँ आमंत्रित करने पर और आपके साथ विचार साझा करने पर। अब बात आ रही है संविधान दिवस की। जैसे डीसी साहब ने कहा कि 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, तो क्या आवश्यकता आन पड़ी कि हमें अपने संविधान बनाने की जरूरत पड़ी? क्यों 26 जनवरी 1949 का दिन इतना महत्वपूर्ण है जो कि आज तक हम उसे मनाते आते हैं? तो जैसे आपको विदित है कि 1947 से पहले भारत पराधीन था, परतंत्र था, यहाँ अंग्रेजों का राज था। स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, मांग पकड़ी गई कि स्वतंत्र भारत का निर्माण हो, हमारा देश स्वतंत्र हो। अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा, उन्होंने तय किया कि भारत को आजाद कर देंगे, स्वतंत्र करेंगे। ऐतिहासिक कई पृष्ठभूमि है, उस पर न जाके बस मैं इतना बताना चाहता हूँ कि 1945 में अंग्रेज सरकार ने एक कैबिनेट कमीशन का गठन किया कि भारत में किस प्रकार की व्यवस्था हो, किस प्रकार का संविधान बनेगा। क्योंकि आप जानते हैं जैसे आपने अधिवक्ता परिषद बनाई तो उसका भी एक संविधान बनाया कि उसकी रूपरेखा कैसी होगी। जैसे अभी आपको बताया गया कि अधिवक्ता परिषद का क्या उद्देश्य है, क्या कार्य करती है। तो एक जब छोटी सी संस्था के लिए आपको संविधान की आवश्यकता पड़ती है तो यहाँ बात तो एक पूरे देश की। एक देश आजाद होने जा रहा था, उसकी कार्यप्रणाली कैसी, किस प्रकार की व्यवस्था होगी, किस प्रकार की हम सरकार चलाएंगे, तो उसके लिए संवैधानिक सभा का गठन किया गया। उस समय आजादी से पहले हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होती थी, उनके चुने हुए प्रतिनिधि थे। प्रत्येक प्रांत के, प्रत्येक क्षेत्र के, प्रत्येक जाति के, जनजाति के, आदिवासी के, पिछड़े लोगों के, पहाड़ी इलाकों के, प्रत्येक वर्ग का वहां प्रतिनिधित्व किया गया। उन्होंने अपने विचार रखे और मैं यहाँ शायद आप लोगों को मालूम है या नहीं, मैं बता देना चाहता हूँ कि हिमाचल से भी, क्योंकि ये पहाड़ी राज्य था, उस समय हिमाचल प्रदेश था, चाहे यहाँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी और उस समय राजाओं का राज था, प्रिंसली स्टेट्स थी, लेकिन यहाँ से भी प्रतिनिधित्व किया गया। और हमारे जो प्रथम मुख्यमंत्री थे पुराने हिमाचल के, डॉक्टर वाई.एस. परमार, वो भी उस संवैधानिक सभा के माननीय सदस्य थे। तो उन्होंने हिमाचल के बारे में अपने विचार रखे, यहाँ की समस्याओं के बारे में अवगत कराया गया। तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक की गई संवैधानिक सभा की,
कई बैठकें हुई, लगभग 3 साल तक संवैधानिक सभा का कार्यकाल रहा। उसके संवैधानिक सभा के जो हमारे अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति बने, उसकी एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी। उसे दायित्व दिया गया कि वो संविधान के बारे में एक ड्राफ्ट तैयार करें, एक मसौदा तैयार करें। उस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जो संविधान के निर्माता कहलाए जाते हैं और जो हमारे प्रथम कानून मंत्री बने। तो उन्होंने एक मसौदा तैयार किया जो कि बनकर तैयार हुआ, जिसे कि हमने अपनाया 26 जनवरी 1949। उस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ, एक पुस्तक के रूप में बना। उस पुस्तक का जो प्रथम पृष्ठ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ जितने भी बच्चे आए हैं उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि कृपया करके उसको पढ़ें। वो उद्देशिका है या प्रस्तावना है। जब भी हम किसी भी संस्था का कोई प्रस्ताव पारित करते हैं, जो प्रस्तावना बनती है, तो संवैधानिक सभा ने 26 नवंबर 1949 को एक प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने एक उद्देश्य रखे कि इस प्रकार की हमारी कार्य प्रणाली होगी, इस प्रकार के हम संविधान बनाने जा रहे हैं, हमारी व्यवस्था इस प्रकार की होगी। तो अगर आपने उस प्रस्तावना को या उद्देशिका को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा है, उसके प्रारंभ में ही लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को कैसा राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, कैसा देश बनाने जा रहे हैं, प्रभुत्व संपन्न, मतलब सोवर्ण, जो कि किसी के भी अधीन नहीं होगा। हम स्वयंभू होंगे, अपने निर्णय खुद करेंगे, किसी के अधीन नहीं रहेंगे, क्योंकि हमें आजादी मिलने जा रही थी। हम स्वतंत्र देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय उस पैमाने पर अपनी पहचान बनाने जा रहे थे। तो पहला तो उन्होंने उद्देश्य रखा कि हम प्रभुत्व संपन्न होंगे। उसके बाद समाजवादी देश होगा, समाजवाद लाया जाएगा। धर्मनिरपेक्ष हमारा देश होगा, जो कि बाद में ऐड किया गया, बाद में इसे उसमें प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया। 42वां संशोधन हुआ था संविधान का 1976 में, जिसमें धर्मनिरपेक्ष रखा गया कि सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, सरकार सभी धर्मों का समान रूप से आदर करेगी। लोकतांत्रिक देश होगा हमारा, लोकतंत्र होगा, चुनी हुई सरकार, गणराज्य होगा, जिसमें कि जो सरकार का मुखिया होगा और राष्ट्रपति एक मुखिया होगा, और यहाँ कानून का ही राज होगा, जिसे रूल ऑफ लॉ कहते हैं, सर्वोपरि कानून होगा। तो इस प्रकार का हमने एक प्रणाली अपनाने की चेष्टा की, इसका उद्देश्य रखा, लेकिन साथ ही सुनिश्चित किया कि यहाँ के नागरिकों को हम कुछ अधिकार देंगे, उनके जीवन शैली को अपनाने के लिए उन्हें कुछ एक भूमिका देंगे, और सरकार का दायित्व रहेगा कि हम उनके जो अधिकार हैं उनको जो किस प्रकार की व्यवस्था देंगे। तो उसमें लिखा गया है कि हम अपने समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब के लिए व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हम इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1946 को इस संविधान को अंगाकृत मींस अडॉप्ट करते हैं। अगर सीधे इंग्लिश में पढ़ा तो टुडे दिस डे 26 नवंबर ऑफ 1949 वी डू हियर बाय अडॉप्ट, फिर इसके आगे लिखा है इंग्लिश में इनैक्ट, अधिनियमित करते हैं, एंड गिव टू आवरसेल्फ, और आत्मसमर्पित करते हैं इस संविधान को। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ बच्चों कि इस संविधान के रचयिता कौन है? हम लोग, हम भारत के लोग, क्योंकि हमारे प्रतिनिधि थे संवैधानिक सभा में, हमारे प्रतिनिधि थे, उन्होंने हमारी समस्याओं को, हमारी आवाज को उजागर किया और वहां संविधान बनाया गया। तो 26 जनवरी 1949 के दिन ये संविधान पूर्ण हुआ, इसलिए उस दिन को हम संविधान दिवस के रूप में अपनाते हैं। लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में अपनाते हैं। अब संविधान में बहुत व्यवस्था दी गई है, बहुत अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज भी है, फंडामेंटल राइट्स भी है, कई तरीके की व्यवस्था है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि संविधान ने हमें बहुत बड़ा अधिकार दिया है, समानता का अधिकार। कानून की नजरों में सब बराबर होंगे और कानून सबको बराबर संरक्षण देगा। जिन्होंने इंग्लिश में पढ़ा है उसमें लिखा है कि आर्टिकल 14 गिव्स इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका मतलब है कानून की नजरों में हर एक व्यक्ति बराबर होगा और उसे कानून का बराबर संरक्षण मिलेगा। अब इसका अभिप्राय क्या है, कैसे कानून की नजरों में हम बराबर होंगे? तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जैसे मैंने कहा कि हमने एक उद्देश्य रखा कि यहाँ लोकतांत्रिक सरकार है और हमने लोकतंत्र को अपनाया। हमारी चुनी हुई सरकारें होती हैं,
हमारी संसद में जाते हैं चुने हुए प्रतिनिधि, तो जब भी वोट देते हैं, जब भी हम अपने चुनाव करते हैं अपने प्रतिनिधियों का, तो प्रत्येक नागरिक के वोट की कीमत बराबर है। चाहे यहाँ अगर आज वोट डाले जाएंगे तो हमारे माननीय न्यायमूर्ति ठाकुर साहब बैठे हुए हैं, जब वो वोट डालेंगे तो उसकी कीमत भी एक होगी, और यहाँ जो भी बच्चा बैठा हुआ है जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, जिसे मत देने का अधिकार है, उसकी वोट की कीमत भी एक होगी। तो दोनों को बराबर का अधिकार दिया गया है। इससे बड़ी समानता और क्या है? बहुत बड़ी समानता दी गई है सरकार चुनने के लिए बड़े से बड़े नागरिक का भी वही अधिकार है जो छोटे छोटे गरीब से गरीब का। और बराबर संरक्षण क्या होगा? सबको बराबर संरक्षण दिया जाएगा कानून के द्वारा। उसका मतलब यह है कि अगर यहाँ न्यायमूर्ति महोदय के घर में अगर बाई चांस कोई घटना हो जाती है, कोई अपराध हो जाता है या चोरी हो जाती है, तो इनके भी धारा 380 भारतीय दंड संहिता के अनुसार जो है FIR लॉन्च होगी। एक गरीब के घर में होगी तब भी धारा 380 की लगेगी। ऐसा नहीं है कि इनके लिए कोई स्पेशल कानून है। इनके लिए भी एक वैसा ही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा जो कि तफ्तीश करेगा, इनके हिसाब से भी वैसा ही केस बनेगा जो गरीब के घर में बनेगा। तो सबको कानून का बराबर संरक्षण है। तो क्या हम ये माने कि हमारे देश में प्रत्येक पद पर हर एक व्यवस्था में बराबर का अधिकार है सबको? क्या संविधान ने ये कहा कि किसी भी कीमत में समानता जो है दूर नहीं होगी, कहीं भी असमानता नहीं होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। संविधान में ही व्याख्या की गई है कि बराबर नहीं है हम। जब हम आजाद हुए तो कुछ लोग भौगोलिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, कई दृष्टि से पिछड़े हुए थे। उनको मुख्य धारा में लाना था, उन्हें कुछ रियायतें देनी थी, जिन रियायतों को संविधान ने रिजर्वेशन का, आरक्षण का। वो आरक्षण बहुत आवश्यक था क्योंकि कुछ लोग कई कारणों से पिछड़े थे। जब तक वो मुख्य धारा में नहीं आएंगे, जब तक उनको बराबर तो लाओ, तब तो बराबरी का अधिकार होगा। लेकिन वो असमान थे, उन्हें समान बनाना था। तो आर्टिकल 14 कहता है कि तर्क संगत वर्गीकरण हो सकता है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन की जा सकती है। आर्टिकल 14 प्रोहिबिट्स क्लास लेजिस्लेशन बट इट परमिट्स रीजनेबल क्लासिफिकेशन। मतलब ये किसी कक्षा के लिए, किसी खास वर्ग के लिए एक अलग कानून नहीं बनेगा, लेकिन तर्क संगत वर्गीकरण किया जा सकता है। उस तर्क संगत वर्गीकरण के लिए कैसे देखा जाएगा कि ये तर्क संगत है कि नहीं? तो देखा जाएगा कि हमारा उद्देश्य क्या है। क्या वो कानून उस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए न्यायिक व्यवस्था पे ठीक उतरता है जो संविधान में व्याख्या की गई है? जैसे कि कानून के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, जस्टिस एक विद्वान हुए हैं सर्वेई, उन्होंने संविधान की पुस्तक लिखी है। उसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि इट मस्ट बी बेस्ड ऑन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया which must have direct nexus with the objective to be achieved, कि हमने क्या उद्देश्य की पूर्ति करनी है, उसके साथ उसका बिल्कुल सीधा संपर्क होना चाहिए। बिल्कुल सीधे तौर पर डायरेक्ट नेक्सस जिसको कहते हैं, उसके साथ सीधा संपर्क होना चाहिए कि उद्देश्य की पूर्ति हो रही है कि नहीं हो रही है। अब मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। आप सबको मालूम है कि संविधान के अनुच्छेद में, आप जैसे मैंने बताया कि सब बराबर है, लेकिन हमारा संविधान कहता है, अनुच्छेद 15 कहता है, अनुच्छेद 16 कहता है कुछ वर्ग के लिए स्पेशल रियायत दी जाएगी, अदरवाइज तो सब बराबर है। लेकिन जैसे मर्द और औरत बराबर है, लेकिन महिलाओं के लिए कुछ खास रियायत दी गई है। कोई महिला अगर सरकारी कर्मचारी है, अगर वो नौकरी पेशा है, अगर उसे किसी बच्चे को जन्म देना है तो उसे खास प्रकार का अवकाश मिलता है, मातृत्व अवकाश कहा जाता है। वो अवकाश 6 महीने का और 9 महीने तक कर दिया गया है। तो क्या प्रत्येक पुरुष ये कह सकता है कि मुझे भी 9 महीने का अवकाश दिया जाए? क्या समानता का अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है? नहीं, वही संविधान कहता है कि तर्क संगत वर्गीकरण है, हम खास किस्म के लोगों के लिए रियायत दे सकते हैं। तो वो मातृत्व अवकाश को जो है वो बिल्कुल जस्टिफाइड किया गया, उसको सस्टेनेबल किया गया कि नहीं ये ठीक है, क्योंकि वो आवश्यक है उस नए बच्चे के स्वास्थ्य के लिए जो कल का भारत का निर्माता होगा, हमारा भविष्य है। जब तक हमारा भविष्य का स्वास्थ्य ठीक तरीके से नहीं होगा तो हम अपने भविष्य को सुदृढ़ कैसे कर पाएंगे? उस माता के स्वास्थ्य के लिए जो जननी है, उसके लिए आवश्यक है वो अवकाश। तो इस प्रकार से कई जगह आप देखते हैं कि आपको टैक्सेशन दी गई है, आपको कई जगह टैक्स देना पड़ता है। जैसे आप हिमाचल में एंटर करते हैं, गढ़मुड़ा पे आपकी गाड़ी रोक दी जाती है और कहा जाता है कितने पैसे दिए जाए तभी आप हिमाचल में प्रवेश कर पाएंगे। तो क्या कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि संविधान का अनुच्छेद 19 कहता है कि आपको स्वतंत्रता है, प्रत्येक क्षेत्र में आप भारतवर्ष के कहीं भी जा सकते हैं बिना रोक के?
तो क्या उसके आपके अधिकार का हनन होता है जब आपको रोकते हैं? लेकिन नहीं, क्योंकि जब आप यहाँ आते हैं तो एक तर्क संगत अंकुश लगाया जा सकता है, क्योंकि जितने भी हमारे अधिकार हैं वो स्वच्छंद नहीं है, उनके लिए संपूर्ण नहीं है, अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, उसमें आप कुछ अंकुश लगा सकते हैं, कुछ उनको संकुचित किया जा सकता है। क्योंकि आपने हिमाचल के सड़कों का आनंद लेना है, यहाँ की सुविधाओं का आनंद लेना है, तो उसके लिए आप पे ऋण लगाया गया, आप पे टैक्स लगाया गया, एंट्री टैक्स से कहते हैं, तो ये जस्टिफाइड है। वैसे अनुच्छेद 21 है जो आपको आपकी स्वतंत्रता, जीवन की स्वतंत्रता देता है, जीवन यापन करने की देता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है, जब उसे हिरासत में लिया जाता है, तो क्या ये व्यक्ति ये कह सकता है कि मेरी स्वतंत्रता क्यों खत्म की जा रही है? क्योंकि उसमें लिखा है स्वतंत्रता खत्म की जा सकती है विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कानून के मुताबिक। अगर कोई कानून कहता है अगर आपने कुछ गलत काम किया है तो आपको बिठाया जा सकता है, तो आपको हिरासत में लिया जा सकता है। जैसे कि बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में एक टाइम टेबल होता है, एक पूरी आपकी समय सारणी तय की जाती है, तो क्या बच्चे ये कह सकते हैं कि हमें कक्षा में क्यों बिठा दिया गया है, हम कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है? नहीं, क्योंकि आपने वहां एडमिशन लिया पढ़ने के लिए, तो पढ़ाई के लिए कक्षा का माहौल होगा, एक बैठना पड़ेगा आपको, एक समय सारणी को उसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो ऐसे छोटे छोटे आपको उसमें संविधान में कई आपको अधिकार दिए गए। और यहाँ बच्चों को मैं बता देना चाहता हूँ कि जरूर पढ़ें संविधान कि क्या है कि नहीं। और संविधान में एक आप अगर आज के सब लोग कंप्यूटर के जानने वाले हैं, तो उसमें आप क्लिक करना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का। आप सिर्फ इतना ही लिखेंगे केशवानंद भारती केस, उसमें बताया गया, व्याख्या की गई है कि हमारा मूलभूत ढांचा क्या है। क्योंकि मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि कानून जो है, जैसे कि संविधान हमारा सर्वोपरि है, कानून का अंतिम उद्देश्य है समाज में शांति और व्यवस्था स्थापित करना, समाज में भाईचारा रहे, व्यवस्थित रहे समाज। तो जैसे जैसे समाज होगा उस प्रकार से हमें कानून बनाने पड़ते हैं। जब समाज में परिवर्तन होता है तो हमें स्वतः ही कानून में भी परिवर्तन करना पड़ता है, और इसके लिए एक अनुच्छेद 368 है, 368 है, जो कि अमेंडमेंट की बात कहता है कि हमारे संविधान में पार्लियामेंट को, हमारी संसद को ये अधिकार दिया गया है कि वो संविधान को अमेंड कर सकता है। तो क्या हम कुछ भी अमेंडमेंट कर सकते हैं? क्या हमारा जो हमारी ये विधान पालिका है, जो हमारी संसद है, किसी भी संविधान के किसी भी प्रावधान को खत्म कर सकते हैं? क्या किसी को भी उसको चेंज किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है? तो उस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप अपने मूलभूत ढांचे को खत्म तो क्या, इसे संकुचित भी नहीं कर सकते। अब मूलभूत ढांचा क्या है? जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपकी प्रियम्बल, जो आपकी जो उद्देशिका है, उसमें 5 शब्द बताए गए थे। शुरू में मैंने कहा था कि सोवर्ण, आप जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश होंगे, तो कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जिससे हमारी सोवरेनिटी, हमारी प्रभुत्व संपन्नता खतरे में आए, खत्म। समाजवाद, कोई भी कानून ऐसा नहीं बन सकता जो समाजवाद के खिलाफ हो, कोई भी कानून ऐसा नहीं बन सकता जो धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ हो, कोई भी कानून ऐसा नहीं बन सकता जो लोकतांत्रिक प्रणाली को खत्म करे, आपके वोट देने का अधिकार को खत्म करे, आपके संसद को खत्म कर दे। कोई भी कानून ऐसा नहीं बन सकता गणराज्य को खत्म करे, जो आपका हेड ऑफ स्टेट है उसको खत्म कर दे, आपके वोट देने का अधिकार है, रूल ऑफ लॉ है, कानून सबसे ऊपर है। इसके बाद ऐसा कानून नहीं बन सकता कि आपकी संसद के सदनों को खत्म किया जाए। कोई ऐसा कानून नहीं बन सकता कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि संविधान में कहा गया है कि न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगी। स्वतंत्र इसलिए रहेगी क्योंकि जब तक स्वतंत्र नहीं होगी, अगर न्यायपालिका को हम कार्यपालिका या विधान पालिका के अधीन कर देंगे, तो न्यायपालिका कैसे देखेगी कि वो लोग अपना काम ठीक रूप से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का एक मौलिक अधिकार है अदालत जाने का, जिसे जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। अनुच्छेद 32 में बताया गया है कि जब जब आपको लगता है कि सरकार के किसी फैसले द्वारा, कार्यकारिणी के किसी आदेश द्वारा या विधान पालिका ने कोई ऐसा कानून बना दिया है जिससे कि आपका मौलिक अधिकार जो है उसका हनन हो रहा है, तो आप सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के अधीन, या फिर माननीय उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के अधीन जा सकते हैं, और आप ये कह सकते हैं कि इस आदेश के द्वारा या इस कानून के बनाने से मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है।
तो आपके अदालत जाने का जो अधिकार है उसे खत्म नहीं किया जा सकता। और जब आपके दूसरे अधिकारों का हनन होता है तो आप अधीनस्थ न्यायालय में, जिला न्यायालय में जाते हैं। तो इस भारतवर्ष में ऐसा कानून नहीं बन सकता कि अगर कोई आपकी जमीन का अतिक्रमण कर दे तो आप उस अतिक्रमण को हटाने के लिए अदालतों में नहीं जा सकते, क्योंकि आप गुहार लगाते हैं, अदालतों में जाते हैं। और यहाँ कई बच्चे बैठे हैं, उन्होंने एक शब्द सुना होगा, अल्ट्रा वायरस। इस कानून को अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया गया। तो अल्ट्रा वायरस का मतलब क्या है? अल्ट्रा होता है बियॉन्ड, परे, वायरस होता है लिमिट, एक दायरा तय कर दिया गया है। तो संविधान में एक दायरा तय कर दिया गया है कानून बनाने के लिए कि मूलभूत ढांचे के खिलाफ कोई भी कानून नहीं बनेगा। तो जब आपको लगता है कि ये कानून किसी भी मूलभूत ढांचे का हनन कर रहा है, उसके खिलाफ है, तो उसे जाकर आप अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर करते हैं। और जब आपको लगता है कि किसी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है किसी कानून के बनाने से या किसी कार्यपालिका के किसी आदेश से, तब भी आप जा सकते हैं जुडिशियल रिव्यू के लिए। आप अदालतों में जाकर गुहार लगा सकते हैं कि इसे निरस्त किया जाए। तो संविधान ने आपको बहुत अधिकार दिए हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको कुछ कर्तव्य भी दिए गए, जिसके बारे में माननीय न्यायमूर्ति साहब आपके साथ चर्चा करेंगे। लेकिन मेरा यह मानना है कि आपको अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक रहना चाहिए। और सबसे बड़ा कर्तव्य मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि जितने जागरूक अपने 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 अधिकारों के प्रति है, उतने ही जागरूक अपने अपने साथी के अधिकारों के प्रति है। उनके साथी के अधिकारों को पहचानें, उनका सम्मान करें। अगर आप दूसरे के अधिकारों का सम्मान करेंगे तो स्वतः ही आप अपने संवैधानिक दायित्व, उसके कर्तव्यों को पूरा करें। और अभी बात कर रहे थे कि अधिवक्ता परिषद का एक उद्देश्य है कि हमने पूरे राष्ट्र में एक राष्ट्रीय अखंडता की बात करनी है, एक देश की देशभक्ति की, या राष्ट्र को कैसे ऊंचा उठाया। तो इससे बढ़िया मौका कोई नहीं है कि अगर हम आज ये प्रण ले ले कि हम अपने जीवन यापन जो है कानून के दायरे में करें, क्योंकि देश तो बनता है भौगोलिक सीमाओं से, लेकिन देश को राष्ट्र बनाते हैं उसके नागरिक। और प्रत्येक राष्ट्र की सबसे बड़ी संपदा है उसका चरित्रवान नागरिक। और चरित्रवान आप तभी बनेंगे जब आप कानून के दायरे में, किसी भी कानून के दायरे में, आप किसी भी धर्म से हो। कोई भी धर्म जो है वो कानून की बात करता है, कोई भी धर्म किसी भी कानून के प्रावधान को नहीं काटता। आप किसी भी धर्म में ले लें, हमारा धर्म जो सनातन धर्म, हिंदू धर्म, तो बहुत ही है, उसके किसी भी धर्म का जीवन यापन कर लें, वो कानून के दायरे में ही है। अगर आप अपना जीवन यापन उस हिसाब से कानून के दायरे में करें तो अपने इस देश भारत को अच्छा राष्ट्र बना सकते हैं और इसे अंतरराष्ट्रीय पहचान दे सकते हैं। इसके उत्थान के लिए प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि चरित्रवान, क्योंकि राष्ट्र को चरित्रवान नागरिक ही ऊंचा उठा सकता है और देश को राष्ट्र बनाते हैं यहाँ के नागरिक। तो आज मेरा आपसे यह आग्रह रहेगा कि कृपया करके संविधान के दायरे में अपने कर्तव्यों को पूरा करें, अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक रहें और अपना जीवन यापन जो है कानून के दायरे में करें। तभी हम भारत को एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दे पाएंगे, अच्छा राष्ट्र बना पाएंगे। जय भारत, जय हिंद, जय हिंद। हमारे बीच उपस्थित हैं श्री प्रदीप जस्ता परिषद की तरफ से, उनका भी कार्यक्रम में आने के लिए हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। परिषद हिमाचल प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष, महामंत्री अध्यक्ष अविनाश जी, महामंत्री अमित सिंह चंदेल जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्य राजेश जी पवन चंदेल जी, जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री दौलत राम शर्मा जी, भूमाली बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप जी, माननीय अधिवक्तागण और इस देश का भविष्य मेरे छोटे भाई बहनों और अन्य उपस्थित सभी भाई बहन, संविधान दिवस क्या है? पुरेंद्र वैद्य जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में उसका व्याख्या की है। 26 नवंबर 1949
जैसा कि उन्होंने कहा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, रिजॉल्व्स टू कंस्टिट्यूट, संकल्प लेते हैं इस चीज का, एक सवन संप्रभु डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना। किसके लिए? जस्टिस, फ्रीडम, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये मूल उद्देश्य लेकर के संविधान लागू करने की वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों ने संकल्प लिया। 1976 में संशोधन करके उसमें सोशलिस्ट एवं सेकुलर शब्द दो जोड़े गए, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष दो शब्द जोड़े। ऐसा नहीं था कि संविधान सभा के लोगों को धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की कल्पना नहीं थी। संविधान जब बना तो उसमें चर्चाएं हुई। उन चर्चाएं जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स के नाम से किसी भी लाइब्रेरी में मिल जाती हैं। अब तो नेट का जमाना है, आप इंटरनेट पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अगर टाइप करेंगे तो उनको आप तुरंत पाएंगे। और उस समय भी चर्चा हुई कि हमें समाजवादी बनना है। तो राम मनोहर लोहिया जैसे लोग थे जिन्होंने पाया कि भारत में समाजवाद की कल्पना और पश्चिम में समाजवाद की कल्पना कुछ अंतर है। पश्चिम के सेकुलर शब्द में और भारत के सेकुलर शब्द में अंतर है। सेकुलर शब्द कहां से आया? यूरोप से आया। यूरोप से कब आया? जब चर्च का शासन में बहुत हस्तक्षेप हो गया तो लोगों में विद्रोह हुआ कि राज्य धर्म विहीन होना चाहिए। इन नेगेशन ऑफ रिलीजन, धर्म को नकारना। इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कहा कि भारत जो देश है धार्मिक देश है, सभी अनेक संप्रदायों मतों के लोग यहाँ रहते हैं, धर्म की पालना पर विश्वास किया जाता है और धर्म भारत में पूजा पद्धति नहीं है। इसलिए उस वक्त सेकुलर शब्द को नहीं जोड़ा गया था। समाजवाद उस वक्त रशिया और चाइना से प्रेरित शब्द था, जिसके कारण एक संदेश जाता था कि कम्युनिज्म स्थापित होने जा रहा है अगर समाजवाद शब्द को जोड़े। इसलिए सोशलिस्ट शब्द को भी नहीं जोड़ा गया। तो 1976 में क्यों जोड़ा गया? क्योंकि 1976 से 1950 से 1976 तक भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा समाजवाद और सोशलिज्म और सेकुलर, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द की जो व्याख्या की गई वो भारतीय संस्कृति के अनुसार थी। उसमें समाजवाद सबका कल्याण, एक डेमोक्रेटिक, एक लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य के रूप में कल्पना की गई, जिसमें सब कुछ शासन के अधीन नहीं होता, प्रजा की भी सहभागिता रहती है और लोकतंत्र भी रहता है। ऐसा समाजवाद, ना कि रशिया और चाइना का समाजवाद। दूसरा शब्द आया धर्मनिरपेक्षता। तो आजादी के बाद जो जितने भी मौके आए उन सब पे धर्मनिरपेक्षता, सेकुलर शब्द का अर्थ निकाला गया सर्वधर्म समभाव। धर्म से दूरी नहीं, सब धर्मों का सम्मान, कोएग्जिस्टेंस, जियो और जीने दो। तब ये दो शब्द भी प्रीएम्बल में जोड़े गए। इसलिए आज की तिथि में हमारा जो प्रीएम्बल है संविधान का, जिसको उद्देशिका कह सकते हैं, यानी उद्देश्य स्थापित करता है, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना।
के उद्देश्य है संविधान का। अब जैसे पुरेंद्र जी ने कहा, संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? किसी भी देश को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता रहती है। एक परिवार है, परिवार को भी चलाना है तो उस परिवार में कुछ नियम रहते हैं, उन नियमों के अनुशासन से हम पालन करेंगे तो परिवार बना रहता है। अगर एक परिवार में मान लीजिए 4 सदस्य 6 सदस्य हैं, कोई नियम का जैसे नियम घर में होता है कि बता करके जाना कहाँ जाना है, समय पर भोजन करना है, समय पर उठना है, समय पर नहाना है। जिस परिवार में इन नियमों का पालन नहीं किया जाता उस परिवार में क्या होता है, किसी परिवार का सदस्य कौन कहाँ चला गया है कोई पता नहीं होता, कौन कब उठ रहा है, कब कौन सो रहा है, कब कौन खा रहा है। सारा दिन जिसको कहते हैं कोई रजाई किसी की उठी है किसी की नहीं, किचन में सारा दिन खाना ही बन रहा है, और कोई सड़क पे घूम रहा है, कोई आवारा घूम रहा है, कोई नशा कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, कुछ भी पता नहीं लगता। तो नियम के बिना जिंदगी नहीं चलती, उसी तरह नियम के बिना शासन भी नहीं चलते। जहां करोड़ों की जनसंख्या का देश हो, उसको बनाने के लिए संविधान की आवश्यकता थी, और संविधान देश की संस्कृति के अनुसार होना चाहिए, तभी उसकी पालना होती है। क्यों हमने स्वतंत्रता की कामना की? अब हम पढ़ते हैं हम अंग्रेजों के गुलाम थे, हम पढ़ते हैं सन 1000 में मोहम्मद बिन कासिम आया और सोमनाथ को लूट कर चला गया। हम पढ़ते हैं चंगेज खान आया, तैमूर लंग आया, अहमद शाह अब्दाली आया, बाबर आया, और इस देश की संस्कृति को खंडित करने का प्रयास किया। क्यों? एक तरफ हम पढ़ते हैं भारत देश सोने की चिड़िया था, हम ज्ञान में, विज्ञान में, बल में, कौशल में, अध्यात्म में, हर चीज में आगे थे। आज विश्वविद्यालय खुल जाते हैं, एक जिले के लोग भी नहीं उसमें पढ़ते, उसको विश्वविद्यालय कह देते हैं। उस वक्त भारत में 10 विश्वविद्यालय थे, जिनमें से तक्षशिला और नालंदा को तो आज भी हम पढ़ते हैं इतिहास में, इतिहास की पुस्तकों में, जिसमें विश्व के हर देश का नागरिक शिक्षा ग्रहण करने आता था, इसलिए वो विश्वविद्यालय कहलाते थे। विश्वविद्यालय जिसमें विश्व भर के लोग ज्ञान प्राप्त करने आए। तो ऐसे देश को फिर क्या हो गया कि वो गुलाम हो गया? तो इतिहास अगर हम पढ़ेंगे तो पाएंगे कि हमने राष्ट्रीय चरित्र को खो दिया था। अब राष्ट्रीय चरित्र क्या होता है? अभी पुरेंद्र जी ने कहा कि देश और राष्ट्र में अंतर है। क्या अंतर है? देश किस चीज से बनता है और राष्ट्र किस चीज से बनता है? राष्ट्र के लिए एक संस्कृति की आवश्यकता रहती है, और संस्कृति किसकी होगी? उस किसी भूमि पर रहने वाले उस जनसंख्या की लोगों की होगी। तो भूमि चाहिए, लोग चाहिए, और उनकी एक संस्कृति चाहिए। संस्कृति क्या होती है? क्या कपड़े पहनना? क्या केवल नाच गाना करना? क्या भोजन यही संस्कृति होती है? नहीं, अंतर रहता है। मैं थोड़ी देर में उस पर स्पष्ट करता हूं। उस पहले देश को स्पष्ट कर दो। देश क्या रहता है? देश के लिए राजनीतिक सरकार का होना जरूरी है, राज सत्ता का होना जरूरी है। देश में भूमि भी होगी, लोग भी होंगे, संस्कृति एक भी हो सकती है, अनेक भी हो सकती है, लेकिन एक शासन होगा। लेकिन राष्ट्र के लिए शासन हो या ना हो, लेकिन राष्ट्र बन रह सकता है। उदाहरण मैं देता हूं। इजराइल 200 साल तक उनके पास कोई जमीन नहीं थी। फिलिस्तीन के लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया था। 200 साल बाद जब वो स्वतंत्र हुए, दुनिया भर में जहां जहां इजरायली थे सब लौट करके इजराइल गए, और एक जो उनका रहने सहने सोचने समझने पूजा पद्धति का जो ढंग था उसको उन्होंने संरक्षित रखा बिना देश के भी, और वो आज एक राष्ट्र भी हैं, एक देश भी हैं।
दूसरा उदाहरण तिब्बत का देता हूं। तिब्बत एक देश था, लेकिन तिब्बत एक राष्ट्र है। तिब्बत पर चीन ने कब्जा कर लिया, इसलिए वो स्वतंत्र देश नहीं रहा। लेकिन तिब्बत की संस्कृति तिब्बतियों ने आपके जिला में भी, प्रदेश में भी, देश में भी, आप विभिन्न स्थानों पर जाएंगे, तिब्बत के लोग अपनी धर्म संस्कृति का पालन करते हैं। वो एक राष्ट्र है, वो जी रहे हैं एक राष्ट्र के नाते, इस उम्मीद के साथ कि वो अपने देश को भी प्राप्त करेंगे। और दूसरी तरफ राज्य थे यूनान, मिस्र और रोम। बहुत बड़ी सभ्यताएं थी, लेकिन आज उन देशों के नाम हैं, उन देशों के राष्ट्र नहीं हैं, उन देशों की सभ्यता नहीं है। तो भारत, भा यानी ज्ञान, रत यानी ज्ञान में रत रहने वाले लोगों का देश, गुलाम रहकर भी अपनी संस्कृति को सहेज कर रखा, इसलिए भारत एक राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। क्या है वो संस्कृति? क्या है वो संस्कृति? केरल की भाषा अलग है, तमिलनाडु की अलग है, हिमाचल की अलग है, आसाम की अलग है, पंजाब की अलग है, राज्य भी अलग अलग हैं। और पहले छोटे छोटे राजा भी हुए। बिलासपुर का राजा और था, चंबा का और था, मंडी का और था, सुकेत का और था, सिरमौर का अलग था। राजस्थान में इतने सारे रजवाड़े थे। फिर कैसे कहते हैं कि भारत एक राष्ट्र है? उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, अटक से कटक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भगवान शिव की पूजा करते हैं। वस्त्र कोई भी पहनते हो, खाना कोई भी खाते हो, पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। भाषा कोई भी हो, कन्या के पूजन में कन्या का सम्मान करने का एक भाव रखते हैं। उत्तर के हिमालय से हिंद महासागर की भूमि का ये राष्ट्र एक है। 4 धाम करते हैं तो देश के, चाहे वो उड़ीसा में जाते हैं, तमिलनाडु में जाते हैं, गुजरात में जाते हैं या उत्तराखंड में जाते हैं, तो राष्ट्र एक है, क्योंकि संस्कृति एक है, विचार एक है, आधार एक है। राज्य भिन्न भिन्न होने पर भी राष्ट्र एक है। उस राष्ट्र एक का भाव खत्म हो गया था। मगध ने कहा लिच्छवी पर आक्रमण हुआ है। पोरस ने कहा राजा अंभी पर आक्रमण हुआ है। अंभी ने कहा हिंदू कुश पर्वत के ट्राइब्स पर आक्रमण हुआ है, मुझ पर आक्रमण नहीं हुआ। मेरे पड़ोसी के घर पर आक्रमण हुआ है, मेरे घर पर नहीं हुआ। ऐसी सोच जब पनप गई तो जो भी विदेशी आक्रांता आए वह मुट्ठी भर होते हुए भी हमें लूट के चले गए, हमें गुलाम बनाए रखा। 13 घुड़सवार दिल्ली से चले बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में और गांव के गांव को जलाते चले गए। नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। 6 महीने तक वहां की पुस्तकें जलती रही। और ये आप सोचते रहे कि पड़ोसी गांव पर हमला हुआ, मुझ पर नहीं हुआ है। वो जो राष्ट्रीय चरित्र समाप्त हो गया था और हम स्वार्थी हो गए थे, मैं और मेरा परिवार। यहां तक जब सोच सीमित हो गई थी तो हम गुलाम हुए। तो इस तरह राष्ट्र और देश में जो अंतर रहता है वह मूलभूत जो कर्तव्य हैं उनमें भी एक जगह आता है आर्टिकल 51A(c) में, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर द नेशनल सर्विस एज एंड व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू। देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना जब पुकार हो। मैं उससे भी थोड़ा सा असहमत हूं। देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा के लिए पुकार की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति में
राष्ट्र को मां माना जाता है और मां की सेवा के लिए कोई पुकार आने की आवश्यकता रहनी चाहिए, या उस देश के नागरिकों को, उस देश की संतानों को अपनी मां के लिए क्या आवश्यकता है उसके अनुसार स्वयं प्रेरणा से व्यवहार करना चाहिए। जैसे पहला जो कर्तव्य आता है, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। तो पहले संविधान समझ में आएगा तब संविधान का पालन होगा। तो संविधान का पालन करने के लिए क्या करना होगा? प्रियम्बल जैसे पुरेंद्र जी ने बताया, उसको समझना होगा। तो उसमें कहा जस्टिस कैसा? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। उन्होंने एक बहुत सुंदर विषय उठाया कि समानता का अधिकार है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। सबको जो उनका स्तर है, जो सामाजिक स्थान है, उसकी समानता का और समान अपॉर्चुनिटीज, समान जो उसको अवसर हैं, चाहे वो व्यापार के हों, नौकरी के हों, यात्रा के हों, उनमें वो इक्वलिटी होनी चाहिए। लेकिन फिर विषय आता है आरक्षण क्यों? तो आप प्रियम्बल को पढ़ेंगे तो हमने ये भी साथ में संकल्प लिया है कि न्याय देंगे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अब सामाजिक न्याय क्या चीज है? संविधान सर्वोपरि है, उन्होंने बताया। संविधान से विपरीत जो भी व्यवहार है वह अपराध है। संविधान से विपरीत जो भी कानून है वो गैर कानूनी है। उसी तरह अगर धार्मिक क्षेत्र में अगर जाएं तो हम पढ़ते हैं, वेद हैं, पुराण है, स्मृति है, पढ़ते हैं, और हम कई बार अपनी गलत चीजों को पुराणों के आधार पर सही स्थापित करने की कोशिश करते हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, इसका संबंध है संविधान के साथ भी, सामाजिक न्याय के साथ भी, समानता के अवसर के साथ भी। कैसे? वेदों में लिखा है जो वेद के अनुसार नहीं है वो पाप है, वह त्याज्य है, वो छोड़ने योग्य है। और वेद कहते हैं अहम ब्रह्मा त्वम ब्रह्मा जगत ब्रह्मा शिवो अहम। ये मैं भी ब्रह्म हूं, आप भी ब्रह्म हैं, किसी में कोई अंतर नहीं, सब समान हैं। केवल मनुष्य ही नहीं, ऑल लिविंग क्रिएचर, सब जीवित चीजें ही नहीं, जो जड़ है उसमें भी वही है। इसलिए सब में उसको देखो तो सब समानता है। तो उस वेद के विचार के विरुद्ध अगर किसी पुराण में, स्मृति में, उपनिषद में कुछ लिखा है तो वो गलत है, वो त्याज्य है। तो सामाजिक समरसता की जब बात आती है, संविधान में कहा सब समान है, तो जब हमारे व्यवहार में अगर कोई किसी के प्रति हमारी समानता का व्यवहार नहीं है तो वह भी त्याज्य है। तो लेकिन जब हम आज बात करते हैं कि सब एक जैसे पढ़ रहे हैं तो फिर किसी को विशेष आरक्षण क्यों? तो उसके मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा, बच्चों से भी और बड़ों से भी। क्या हमने कभी ऐसा सोचा कि गांव में जब अलग पंगत बैठती है तो उनको कैसा लगता होगा? क्या कभी आपने सोचा कि आपकी रसोई में किसी को आने ना दिया जाए और कहा कि तुम बाहर बैठो, ऐसा व्यवहार आपके साथ किया जाए तो कैसा लगेगा? अभी पिछले हफ्ते कर्नाटक के एक गांव में पानी की टंकी को किसी ने छू दिया तो तथाकथित शुद्ध लोगों ने गौमूत्र से उस टंकी को धोया। ये दिवालियापन नहीं है मानसिक, ये अधर्म नहीं है तो और क्या है? बुंदेलखंड में कोई बारात की घोड़ी पर चढ़ गया
तो पूरी बारात और दूल्हे को पीट दिया गया। ये इसी साल की घटना है। आपके कुमार सेन में किसी ने कमरा किराए पे लिया, उसका मूल पता लगने पर उसके सामान को उठाकर कमरे से बाहर फेंक दिया गया। 2 दिन पहले तक जिसको गुरुजी कहते थे, उसका सामान उठा के बाहर फेंक दिया, उसको ट्रांसफर करवानी पड़ी। क्या जब हम कहते हैं सब समान हैं, क्या हमारे मन में ये विचार आता है कि मैं भी और वह भी मनुष्य की संतान है और एक जैसे ही रहेंगे? या हम सोचते हैं कौन किस जाति का है, अपना रिश्ता करना है तो कौन सी मेरी जाति का कौन है, कोई बात करनी है ये नहीं ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये इधर आ सकता है, ये मंदिर में प्रवेश कर सकता है, ये नहीं कर सकता, ये साथ खाना खा सकता है, नहीं खा सकता। जब एक तरफ हमने वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग संकल्प लेते हैं कि सबको समानता का अवसर देंगे, तो समानता केवल पढ़ने से नहीं होती, समानता पैसे से नहीं होती, समानता राजनीतिक कद से भी नहीं होती। सामाजिक रूप से जब तक समानता नहीं होती तब तक वो भेदभाव दिल को चीरता है, हीन भावना पैदा करता है, वह मन में के भावों को कचोटता है और मन के व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बाधक होता है। इसलिए उस बाधा को दूर करने के लिए स्पेशल अरेंजमेंट करने पड़ते हैं। तो जब हम कहते हैं कि हर जगह समानता होनी चाहिए, तो पहले अपने मन में समानता होनी चाहिए। तब आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 15A में जो पहली ड्यूटी है कि संविधान के अनुसार जिएंगे। आर्थिक समानता की बात आती है, वो सामाजिक के बाद आती है। किसी के पास धन होने से भी क्या उसका सोशल स्टेटस, हम जब उसकी जाति का ध्यान करते हैं तो वो उतना हो पाता है? बहुत दूर क्या जाना, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में हमने घर बनाया, हमारे पड़ोसी ने एक घर बनाया, उसने हलवा बनाया, पूजा की, विधि विधान किया, पुरोहित बुलाए, लेकिन मोहल्ले के कुछ लोगों ने प्रसाद लेने से मना कर दिया। कैसा लगा होगा उस व्यक्ति को? क्यों कर वो आपके साथ रहेगा? क्यों कर आपको अपना भाई मानेगा? तो इसलिए जब हम करते हैं कर्तव्यों की बात, भारत कर्तव्य आधारित देश रहा है, ड्यूटी ओरिएंटेड देश रहा है। संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए, मौलिक कर्तव्य बाद में जुड़े। क्यों जुड़े? क्योंकि ये पाया गया कि जब हम अधिकारों की ही चर्चा करते हैं तो विखंडन होता है, तो संघर्ष होता है, तो द्वेष होता है। लेकिन जब ड्यूटी की बात करते हैं, तो जब हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, तो दूसरे के अधिकारों की रक्षा स्वयं ही हो जाती है। और इसलिए लगा जो गलती रह गई थी संविधान बनाते समय कि मूलभूत कर्तव्य, गलती नहीं थी वैसे, कारण क्या था? संविधान सभा ने सोचा था कि भारत का समाज तो धर्म आधारित समाज है, धर्म यानी ड्यूटी, धर्म कोई पूजा पद्धति नहीं, मंदिर में जाना, पूजा करना, नहाना, दाएं हाथ से खाना, बाएं हाथ से खाना, किसी के साथ बैठना उठना, ये धर्म नहीं है। भारत में धर्म की व्याख्या है राजधर्म, पुत्र धर्म, पितृधर्म, मातृधर्म, बहन का धर्म, व्यक्ति का धर्म, गांव के प्रति धर्म, समाज के प्रति धर्म, देश के प्रति धर्म और इस सृष्टि के प्रति धर्म। धर्म थे वो ड्यूटी, जो सदाचार का आचरण सबके व्यवहार को ध्यान में रखते हुए करना है, वो धर्म था। और धर्म राज्य की कल्पना थी, रूल ऑफ लॉ। पश्चिम में राजा जो कह देता था वही कानून होता था। भारत में राजा का जब राज्याभिषेक होता था तो कहते थे धर्म दंडम, कि तुमसे ऊपर धर्म है। धर्म यानी
पुरोहित नहीं, राजधर्म और वह धर्म की बातें, वह स्मृति और उपनिषद और वेद में लिखी हुई बातें जो समाज द्वारा अंगीकृत की गई हैं, वो राजा पर भी कानून, वही राजा वाज नॉट अबव द लॉ, राजा कानून से ऊपर नहीं था भारत में। और राजा किस लिए था? फॉर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, जन कल्याण के लिए राज्य किया जाता था, उसको ट्रस्टी माना जाता था। तो जब ऐसा समाज था तो संविधान निर्माताओं ने सोचा कि ड्यूटी तो ये समाज मानता ही है, तो अब अधिकारों को ही लिखने की आवश्यकता है, इसलिए उन्होंने अधिकार लिख दिए। लेकिन आजादी के बाद हमारे दिमाग में शायद ऐसा हो गया कि अधिकार अधिकार अधिकार, और ड्यूटी के बिना ये देश आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन वो झगड़े भी बढ़ने शुरू हुए, हर कोई अपने अधिकार, जैसे एक परिवार में भी अगर हर व्यक्ति अपने अधिकार को जताएगा तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा, और परिवार का हर व्यक्ति और दूसरे परिवार के व्यक्ति के सदस्य के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करता रहेगा तो सबको सब कुछ मिल जाएगा। तो इसलिए संविधान में भी ये कर्तव्य जोड़े गए 1976 में, और पहला ही कर्तव्य था कि संविधान के अनुसार आचरण हो। तो संविधान के अनुसार आचरण के लिए हमारे मन में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने के लिए समाज में जो आवश्यक कार्य हैं वो हमें करने हैं। अपने जीवन से शुरू करना है कि मैं सबको सामाजिक रूप से समान समझूंगा, समझूंगी, और उसके लिए समाज में जो परिवर्तन की आवश्यकता है उसके लिए जो कार्य करने हैं वो करेंगे। दूसरा, खत्म करें। और इसमें आता है राष्ट्र ध्वज, राष्ट्र गान का सम्मान करें, और स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में करें, आत्मसात करें और उनकी पालना करें। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें। आप संविधान की पुस्तक निकालेंगे, उसमें ये सारे विषय आपको मिल जाएंगे। मैं इतना ही कहूंगा कि हमारा आचरण क्या है। जैसे मैंने कहा था कि इसमें जब सी में आते हैं, ग में देश की रक्षा और राष्ट्र सेवा आह्वान किए जाने पर करें। जब हम कहते हैं भारत हमारी माता है, धरती हमारी माँ है, पर्यावरण की बात मूलभूत मौलिक कर्तव्यों में आती है, और ऐसा व्यवहार करने की बात आती है जो नारी का सम्मान के विरुद्ध हो, ऐसा व्यवहार ना करें। प्रियम्बल में आती है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता, संप्रभुता बनाए रखने के लिए भाईचारे का निर्माण करेंगे, और उसमें व्यक्ति की डिग्निटी का ख्याल रखेंगे, उसके कद का ख्याल रखेंगे। तो हमें सोचना चाहिए कि जब हम व्यक्तिगत जीवन में जीते हैं तो एक तरफ तो हम नारी का पूजन, कन्या पूजन करते हैं, एक तरफ तो राम और कृष्ण को यशोदा नंदन, देवकी नंदन, कौशल्या नंदन के नाम से जानते हैं, दूसरी तरफ नारी के प्रति हमारा क्या व्यवहार है। और जब उसमें भी कई बार लोग धर्म को बीच में लाते हैं तो हमें ये भी देखना पड़ेगा। एक कहानी सुनाऊंगा। एक परिवार में एक बिल्ली पाली हुई थी, बेटे की शादी थी, मिठाइयां रखी थी। बिल्ली उनको जूठा ना कर दे इसलिए घर की जो दूल्हे की माँ थी उसने टोकरी मंगवा करके बिल्ली को ढक दिया। बारात चली गई और इस दौरान वो भूल गई कि बिल्ली को ढक के रखा है। बारात वापिस आई, वधू प्रवेश हुआ। वधू प्रवेश में कुछ रिवाज रहते हैं, कोई तेल उड़ेलता है, कोई मटका, कोई पानी गिराता है, कोई घर का चक्कर लगवाता है। तो उनके घर में रिवाज था कि बहू को घर का चक्कर लगवाना, हर एक कमरे में लेके जाना। तो जब बहू को हर एक कमरे में लेके जा रहे थे तो जिस कमरे में बिल्ली ढकी हुई थी तो एकदम उसको ध्यान आया कि ओह, यहाँ तो बिल्ली है टोकरी के नीचे।
तो उसने बहू को कहा कि बहू टोकरी उठाना। टोकरी उठाई, उसमें से बिल्ली निकली और भागती हुई बाहर चली। बात आई गई हो गई, सास की मृत्यु हो गई, बहू अब मां बन गई, बहू के बेटे की शादी आई, तब तक बिल्ली भी मर गई थी। तब शादी में उसको लगा कि बहू आएगी तो मेरे यहाँ तो रिवाज है कि टोकरी के नीचे बिल्ली रखनी है, बिल्ली लाओ। सारे गांव में दौड़ दौड़ कर बिल्ली पकड़ के लाए। आपको पता है बिल्ली पकड़ना कोई आसान काम तो है नहीं। और उसको टोकरी के नीचे ढक कर रखा, और जब नई बहू आई तो उससे, और ये फिर उनकी प्रथा चली। बोला ये धर्म है, हमारे कुल का धर्म है। ऐसे कुल के धर्म जो ऐसे विवाद हैं उनको समझना, जो धर्म विरुद्ध हैं। धर्म में कहीं नहीं कहा किसी को ऊंचा नीचा समझाओ, धर्म में नहीं कहा नर नारी में भेद करो। हमने कहा अर्ध नारीश्वर आदि शिव आदि पार्वती तब पूर्ण होते हैं। और जहां तक नारी शिक्षा की बात आती है, सैनिक शिक्षा की बात आती है, दुर्गा बाई आपके यहाँ हुई, रानी लक्ष्मीबाई हुई, रानी चेन्नम्मा यहाँ हुई, रानी कन्नगी यहाँ हुई, अहिल्याबाई होलकर यहाँ हुई। समानता की बात आती है, अहिल्याबाई होलकर की एक घटना बताता हूँ। अहिल्याबाई होलकर का बेटा बदतमीज हो गया था, प्रजा के साथ अत्याचार करता था, उसको उसने देश निकाला दिया। देश निकाले के बाद भी वो बदतमीज रहा, महिलाओं का सम्मान नहीं करता था, छेड़छाड़ करता था, बुरा व्यवहार करता था। अहिल्याबाई होलकर ने अपने बेटे को मृत्यु दंड दिया था और अपने आंखों के सामने हाथी के पांव के नीचे कुचलवा कर उसको मृत्यु दंड दिया था। तो ये नारी की शक्ति है कि जो कहते हैं नारी बराबर की शक्ति नहीं रखती, न्याय करने की क्षमता नहीं है समाज के क्षेत्र में। लेकिन जैसा पुरेंद्र जी ने बताया, हर व्यक्ति को संरक्षण की आवश्यकता रहती है, उसकी ड्यूटीज के मुताबिक, उसके सामाजिक, शारीरिक, पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन करने के मुताबिक। इसलिए हमारा ये कर्तव्य है कि अपने जीवन में पर्यावरण की जब बात आती है, क्या हम कुछ खा करके प्लास्टिक का लिफाफा सड़क में फेंक देते हैं? क्या हम कहीं भी मलमूत्र का त्याग कर देते हैं? क्या खाना खाकर हम जूठन छोड़ने के आदी हो चुके हैं? क्या हम अपने घर में बहन को अपने बराबर समझते हैं? कोई आपराधिक कार्य कर रहा है, उसको कोई बिगड़ रहा है, बच्चा कोई नशे की लत में जा रहा है, क्या उसके कारण देश का एक नागरिक जो कल को होनहार बन सकता है वो एक गंदे नाले की तरफ जा रहा है, क्या उस वक्त हमारी कोई ड्यूटी नहीं बनती है? क्या इन सब चीजों के लिए आह्वान करने की जरूरत रहनी चाहिए? मुझे नहीं लगता। इन प्रियम्बल को पढ़ें, आप मूलभूत कर्तव्यों को पढ़ें और कर्तव्यों का पालन करेंगे तो जो शांत, समृद्ध और उन्नत देश होगा तो सबके अधिकारों की रक्षा स्वयं ही हो जाएगी। और ऐसे समाज की कामना करें और ऐसे समाज की स्थापना करें जिसमें सब समान हो, मानसिक से, मन से, दिल से। कागजों में समान नहीं कि आप एक कुर्सी पर बैठे हैं तो समान नहीं होंगे। जब तक हमारे आत्मिक रूप से हमने समान नहीं समझा तब तक वो समानता नहीं आ सकती। और देश की रक्षा केवल फौज में जाके नहीं होती। ये जो कुरीतियां हैं, ये जो रूढ़ियां हैं, इनको तोड़ने के लिए समाज में आप समय दें, अच्छे संगठनों से जुड़े, देश को तोड़ने वाले संगठनों से ना जुड़े, देश को जोड़ने वाले, समाज को जोड़ने वाले संगठनों से जुड़े। और समय दान की आवश्यकता रहती है, क्योंकि गलत कार्य करने के लिए कभी भी कोई इकट्ठा हो जाएगा। अभी कोई व्यक्ति अगर कहे कि शाम को बैठकर पिएंगे तो 10 लोग खड़े होकर के आ जाएंगे। सारा दिन भी बैठना पड़े बैठ जाएंगे। लेकिन आप कहें कि किसी सत् कार्य की, किसी की मदद करनी, आओ चर्चा करें, आओ संविधान पर चर्चा करने, जैसे आप में से भी कुछ लोग अभी उद्वेलित हो रहे होंगे, बहुत देर होगी बैठे हुए। यही अगर कोई फिल्म लगी होती मारधाड़ वाले तो शायद 3 घंटे भी आप बैठे रहते। तो इसलिए ये मन जो है ये नियंत्रित करना पड़ता है। गीता में
अर्जुन ने पूछा था कि सबसे बड़ा शत्रु कौन मनुष्य का और सबसे बड़ा मित्र कौन है? क्या आप इसे जानता है? मन। सभी जानते हैं मन को जब बुद्धि की लगाम दे देते हैं तो वो सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि तब वो बोलता है मुझे नहीं पढ़ना, मुझे खेलना है, मुझे दम खींचना है, मुझे सोना है, मुझे जल्दी नहीं उठना है, मुझे आज नहाना नहीं है, मुझे ऐसे ही घूमना है, मुझे शुगर है तब भी मुझे गुलाब जामुन खाना है, क्योंकि वो मन के अधीन हो जाते हैं। और जब मन बुद्धि के अधीन होता है तो सबसे बड़ा मित्र होता है। कैसे? जब आप मन से पढ़ते हैं, जब आप मन से खेलते हैं, जब आप मन से क्या केस तैयार करते हैं, जब आप मन से भोजन करते हैं तो सब अच्छा लगता है। और जब आपका मन उठने को होता है, पता है कि मन को नियंत्रित करके कि सुबह जल्दी उठना है, तो उस दिन आपको बुरा नहीं लगता। इसलिए मन को बुद्धि की लगाम दे करके एक अच्छा नागरिक बन करके ही आप देश की सेवा कर सकते हैं। फिर आप चाहे मजदूर बने, चाहे डीसी बने, चाहे जज बने, चाहे राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने, चाहे टैक्सी ड्राइवर बने, अगर आप अपने कर्तव्य का पालन समाज के प्रति सही करते हैं तो मुझे लगता है कि वही संविधान की जो मौलिक कर्तव्य हैं उनका पालन स्वयं भी आप करते जाएंगे। इतनी ही बात करता हुआ आज कहूंगा कि आप सब संकल्प करें कि अपने जीवन में जितनी रूढ़ियां हैं उनसे बाहर निकलेंगे। समाज को तोड़ने वाले जो नियम हैं उनको बदलेंगे। देश काल और परिस्थिति के अनुसार सामाजिक नियम बदलते थे, बदलते रहने चाहिए और हम इनको बदलेंगे, इसका हमें संकल्प करना चाहिए। और देश की रक्षा के लिए और राष्ट्र की रक्षा के लिए और राष्ट्र की संस्कृति की रक्षा के लिए किसी के आह्वान का इंतजार नहीं करेंगे। स्वयं प्रेरणा से, जैसे माँ के कष्ट देख के पुत्र उठा चला आता है, भारत माँ के कष्टों के निवारण के लिए उसके पुत्र होने के नाते स्वयं प्रेरणा से जिस भी क्षेत्र में काम करेंगे उस क्षेत्र में ईमानदारी, प्रामाणिकता से संविधान सम्मत जीवन व्यतीत करते हुए मौलिक कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन का यापन करेंगे। इसके अब मैं अनुरोध करता हूँ माननीय महामंत्री अधिवक्ता परिषद हिमाचल प्रदेश श्री अमित सिंह चंदेल जी से। अधिवक्ता परिषद हिमाचल प्रदेश की तरफ से मैं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता और कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित आज के कार्यक्रम हमारे जिला सत्र न्यायाधीश श्री पुरेंद्र वैद्य जी का, जिलाधीश पंकज राय जी का और अपने बार काउंसिल के सदस्य उपाध्यक्ष श्री नरेंद्र ठाकुर जी का, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के हमारे उपाध्यक्ष तरुण शर्मा जी का, जिला बार संघ के अध्यक्ष श्री डी.आर. शर्मा जी का, घुमारवी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री जसवाल जी का और विभिन्न प्रांत के विभिन्न जिला बार के अपने अधिवक्ता परिषद के इकाइयों से आए अधिवक्ता बंधुओं का मैं अधिवक्ता परिषद हिमाचल प्रदेश की तरफ से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया और इस कार्यक्रम को एक सक्सेसफुल कार्यक्रम बनाया। मैं और जो स्कूल से जो आज बच्चे विभिन्न जिला बिलासपुर के विभिन्न स्कूलों से जो बच्चे आए हैं उन बच्चों का स्कूल के अध्यापकों का भी और एडमिनिस्ट्रेशन का भी, क्योंकि उनके माध्यम से हम स्कूल के बच्चों तक रीच आउट कर पाए, इसके लिए मैं विशेष उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद करना चाहूँगा। क्योंकि आज का जो हमने विषय लिया था, आज का विषय हमारा मौलिक कर्तव्य को लेकर विषय था। निश्चित तौर पे हम सब लोग जो आज हमें मार्गदर्शन मिला है अपने जज साहब पुरेंद्र वैद्य जी का, जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर जी का, कि मौलिक कर्तव्यों को चिंतन को लेकर हम कैसे अपने समाज जीवन में किस तरह से आगे बढ़े, अपने
देश का के उत्थान के लिए जिस जगह पे हम हैं उस जगह पे हम कैसे काम करें। और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अधिवक्ता परिषद भी आज हमने कार्यक्रम आयोजित किया है। इस कार्यक्रम से जो हमें आज ज्ञान मिला है, जो बिंदु हमें सबने ग्रहण किए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए निश्चित तौर पे आने वाले समय के जिला बिलासपुर में भी हम अपने न्याय केंद्र के माध्यम से और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लीगल सर्विसेज बॉडी के साथ कोऑर्डिनेट करके हम अवेयरनेस कैंप लगाएंगे इस तरह के, ताकि एक विमर्श खड़ा किया जा सके किस तरह से हम देश में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। जैसा कि जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर जी ने कहा कि हमें हर जगह अपनी ड्यूटी को, अपने मौलिक कर्तव्यों को, चाहे व्यक्तिगत जीवन है, चाहे सामाजिक जीवन है, चाहे हम किसी संगठन में काम कर रहे हैं, जहाँ भी हम जिस भी स्तर पे हैं, चाहे परिवार के प्रति हमारा जो हमारी ड्यूटीज हैं, और जो धर्म का जो जैसे कि हमारा अधिवक्ता परिषद का न्याय एवं धर्म का जो चिंतन है, उसको भी ध्यान में रखते हुए हम सब लोग अपने समाज जीवन में कार्य करेंगे। और स्कूल के जो बच्चे आए हैं वो भी इस चिंतन को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वो देश का भविष्य है, उनको विशेष रूप से इस कार्यक्रम में बुलाने का एक उद्देश्य ये था कि उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि वो हमारे देश का भविष्य है और वो भी इस चिंतन को लेके अपनी राइट्स को तो हम सब लोग बात करते हैं, पर ड्यूटीज को किस तरह से हम कोई भी काम करें तो हम पहले अपने ड्यूटीज के बारे में उस चिंतन को अपने ध्यान में रखें और आगे बढ़े। मैं एक बार फिर से सभी अपने जितने भी हमारे अतिथि यहाँ पे पहुंचे हैं उन सबका एक बार से धन्यवाद करता हूँ। प्रेस के जो बंधु हमारे यहाँ पहुंचे हैं उन सबका एक बार से तहे दिल से अधिवक्ता परिषद हिमाचल प्रदेश की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। और मुझे हम आशा करते हैं कि आने वाले आयोजन करेंगे, चाहे स्कूल के बच्चों के लिए कोई लीगल अवेयरनेस कैंप हो या कोई भी समाज के किसी क्षेत्र में जाके किसी गांव को लिटिगेशन ठीक करने का कार्य हो, उसमें आप सब लोगों का ऐसे हमें सहयोग मिलता रहेगा। धन्यवाद एक बार फिर से, बहुत बहुत धन्यवाद। मधु जी और शैलजा जी और उनकी टीम से कि वो मंच पे आए और राष्ट्रीय गान के लिए भारत भाग्य विधाता पंजाब